hesitate in asking questions jahan confusion ho. This is are being held for your individual concerns, class concerns as well as individual concerns. Right, G. So here is the paper, स्पेसिमन पेपर 23। ये पहला पेपर हमारे पास सिर्फ यही मौजूद था। जब पहली बार 23 में नया सिलेबस आया था तो हमने सिर्फ इस पेपर की बेस पे बच्चों को तैयार किया था। सो वी हैड नॉट मच रिसोर्सेज एट ऑल। अब तो हमारे पास 2.5 साल के पेपर है जी। एनी क्वेश्चंस बच्चों? ओके, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट नाउ जी। 30 with Vietnam's economic miracle. 30 years ago, Vietnam was one of the poorest countries in Southeast Asia. Since then, its real GDP has increased rapidly. A series of economic and political reforms has been responsible for its so-called economic miracle. गरीब तरीन मुल्कों में से था जी 30 साल पहले वियतनाम। अमेरिका ने भी इस पे अटैक किया था सारा कुछ, लेकिन इसने काफ़ी सारे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक मिरेकल आया, जीडीपी बड़ा तेज़ी से बढ़ा। Vietnam has benefited from the increased protectionism in trade between China and United States. For example, Vietnam has increased production of goods that are substitutes to those made in China to such an extent that Vietnam is popularly referred to as China plus one in recognition of its similar comparative advantage to China. इन्होंने किस चीज़ का फ़ायदा उठाया कि भाई चाइना और अमेरिका में ट्रेड वॉर चल रही थी, तो अमेरिका चाइना से इंपोर्ट नहीं कर रहा था चीज़ें, तो दे शिफ्टेड टू वियतनाम क्योंकि वो चाइना के बड़े क्लोज सब्सिट्यूट्स बना रहा था, इस हद तक कि लोग उसको उसके सिमिलर कंपैरेटिव एडवांटेज की वजह से चाइना प्लस वन कहना शुरू हो गए। Rising export revenue is only one reason for Vietnam's spectacular economic growth. With a rapidly growing population, Vietnam has invested heavily in its human capital and physical capital in the form of infrastructure, including cheap access to the internet. Exports जो बढ़ी हैं वो one of the reason है, it's not the main reason. रैपिडली ग्रोइंग उनकी पॉपुलेशन थी, वियतनाम ने ह्यूमन कैपिटल में यानी एजुकेशन ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया, फिजिकल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में इन्वेस्ट किया, स्पेशली चीप एक्सेस टू इंटरनेट भी दी। A third reason for this success is how Vietnam has moved towards trade liberalization. Free trade तरफ move कर रहे हैं. This is shown through its free trade agreement with the US and its membership of organizations of countries that have agreed to trade freely with each other, such as ASEAN and TPP. These initiatives involve the removal of tariffs and other tools of protection, increasing the potential for Vietnam to trade with other countries. अपनी डिपेंडेंस से बचने के लिए कि अमेरिका पे मैं डिपेंड हो रहा हूँ, इन्होंने अपना ट्रेड लिबरलाइजेशन की तरफ जाना शुरू कर दिया, मीनिंग इन्होंने फ्री ट्रेड तरफ जाना शुरू कर दिया, अपने टैरिफ कोटाज वगैरह रिमूव करने शुरू कर दिए, आसियान के मेंबर बन गए और टीपीपी एक और ट्रेडिंग एरिया उसके मेंबर बन गए। तो इस तरह अपनी ऑप्शंस इन्होंने खोली फ्री ट्रेड के थ्रू। Nevertheless, there are possible dangers in this strategy. जी, possible dangers क्या हैं? Vietnam's economy is heavily dependent on its exports, which in 2017 was over 90% of GDP. Risk है जी इसमें. This reliance puts Vietnam at risk from downturns in the global economy. Downturns means recessions, and in the economies of its main trading partners. अगर अमेरिका या इनके मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स में रिसेशन आता है तो वियतनाम के एक्सपोर्ट्स की डिमांड बहुत गिरेगी। तो एक बहुत बड़ा रिस्क होता है जब ज़्यादा आप ट्रेड पे डिपेंडेंट हो जाओ, और इनकी एक्सपोर्ट्स तो जीडीपी का 90% है, यानी सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, उसका 90% एक्सपोर्ट्स है। ऑलराइट जी, उसके बाद जी रिलायंस हो गया। हाँ, इवन मोर वरिंग इज द रिपीटेड थ्रेट फ्रॉम द यूएस that it may put tariffs on manufactured goods from Vietnam. अब एक खतरा और भी है कि अमेरिका इन पे मुसलसल टैरिफ्स का थ्रेट लगा रहा है कि मैं आप पे टैरिफ लगा दूंगा। पहला क्वेश्चन अमूमन इनमें से होता है टेबल 1.1। दो चीजें दी हुई हैं जी, वियतनाम्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड रियल जीडीपी ग्रोथ।
अब यहाँ पे आपको मैं छोटी सी एक बात बता दूं, जैसे 2011 से 2012 में रियल जीडीपी ग्रोथ स्लो हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि जीडीपी गिर रहा है, स्लो बढ़ रहा है, जैसे इन्फ्लेशन का होता है, जब तक नेगेटिव ना हो ये रियल जीडीपी स्टिल बढ़ रहा है। राइट जी, सो दैट्स दैट। अब हमने आई थिंक 5 को मैंने एंटर कर दिया है शायद, या या ठीक है। जरा थोड़ा टाइम पे आ जाया करें ताकि क्लास आपकी भी मिस ना हो और मुझे भी आसानी हो। अब जी पहला क्वेश्चन जैसे मैंने कहा टेबल 1.1 से होगा। कंपेयर वियतनाम्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन 2009 एंड 2011 विद दैट फ्रॉम 2015 टू 2017। अब आपने दो पीरियड्स को कंपेयर करना है। प्लीज इंप्रूव वर्सन ऐसी टर्म्स यूज नहीं करनी। सरप्लस डेफिसिट पिक करना है और फिर बताना है डेफिसिट इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है, सरप्लस इंक्रीज हुआ है या कम हुआ है। डोंट यूज टर्म्स लाइक improved, improved got better या worsened became bad। इस तरह की टर्म्स नॉर्मेटिव टर्म्स नहीं चलेंगी। इसी तरह सरप्लस डेफिसिट चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस नहीं चलेगा। तो अब तसल्ली से सलाल देखें, 2009 से 2011 के बीच में वियतनाम का बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज क्या था, सरप्लस या डेफिसिट? डेफिसिट, शाबाश। चलें जी आगे चलते हैं। सलाल ने बिल्कुल सही बताया। 15 टू, हाँ ये हम बाद में बात करेंगे, ये दूसरा मार्क बाद में। Between 9 and 11, balance of trade in goods and services was in deficit. Between 15 and 17, balance of trade in goods and services was, somebody complete my sentence, surplus। एक मार्क मिल गया कि पहले पीरियड में डेफिसिट था, दूसरे पीरियड में सरप्लस था। अब हमने कोई ट्रेंड लेना है। डेफिसिट वाज फॉलोइंग एंड सरप्लस वाज राइजिंग, ये भी एक मार्क मिल सकता है। एक बात और कर देते हैं, डेफिसिट वाज मोर स्टेबल, सरप्लस वाज फ्लक्चुएटिंग। समझ आ गई बात? हर का एक एक मार्क है। अब बच्चे कई इसमें फिगर्स कैलकुलेट करते हैं, नो नीड। जब तक उसने कहा ही नहीं कैलकुलेट करो, उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, कंपेयर वियतनाम्स बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। कंपैरिजन मींस उनमें डिफरेंस दिखाओ। पहले जी डेफिसिट था 9 टू 11, 15 टू 17 सरप्लस हो गया। डेफिसिट बड़ा ग्रेजुअली गिर रहा है जबकि सरप्लस थोड़ा वॉलेटाइल बढ़ रहा है। दैट इज इट, यू नीड टू डू। एवरीवन क्लियर? Oh, you can, yes। डिक्रीज तो सरप्लस में नहीं हुआ मेरे बेटा, कैसे? नेट इंक्रीज इन सरप्लस कह सकते हो, बिल्कुल सही है। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, 2 marks। Explain the relationship you would expect between the annual change in the balance of trade in goods and services and the annual change in real GDP growth। I'm giving you 10 seconds, अभी कोई आंसर ना दो, सब बच्चे सोचो कि ये पूछ क्या रहा है। ओके जी, अब मुझे बताइए ये पूछ क्या रहा है। परफेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड जीडीपी। मुझे बताएं, अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज सरप्लस में जाता है तो हमारा जीडीपी क्या होना चाहिए? राइज होना चाहिए, क्योंकि x माइनस एम उसका हिस्सा है। जीडीपी इज सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एग्रीगेट डिमांड। और अगर डेफिसिट हो तो हमारा जीडीपी क्या होना चाहिए? फॉल होना चाहिए। यही आपने बताना है। सो व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू आर एक्सपेक्टिंग, पॉजिटिव और नेगेटिव? Positive relationship, because whenever balance of trade in goods and services goes into surplus, explain करें, there is injection of x minus m net exports into aggregate demand and GDP rises। बेटे किसी को प्रॉब्लम आ रही हो प्लीज पूछ लें।
अगला क्वेश्चन, ये थोड़े ट्रिकी होते हैं। कंसिडर द एक्सटेंट टू विच दिस रिलेशनशिप इज एविडेंट इन डेटा इन टेबल 1.1। तो पहले देखें फॉर कि क्या ये बात प्रूव हो रही है कि जब भी ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ रहा है जीडीपी भी साथ बढ़ रहा है, या प्रूव नहीं हो रही, और फिर एक कंक्लूसिव कमेंट दें। तसल्ली से देखें। 9 to 11 हमारा डेफिसिट क्या हो रहा है, कम। क्या जीडीपी बढ़ रहा है? अच्छा, थोड़ा सा देखते हैं, और को बच्चा बात करो। पूरा डेटा देखो, क्या आपको पॉजिटिव कोरिलेशन मिल रही है कि नहीं। इसका मैं आपको एक मशवरा दूं, लुक एट द हाईएस्ट एंड लोएस्ट फिगर्स। डेफिसिट हाईएस्ट कब था? 2000, बताइए मुझे, 9 में। और जीडीपी क्या उस वक्त लोएस्ट ग्रोथ थी? नो। पहली बात, यहां पे पॉजिटिव रिलेशनशिप साबित नहीं हो रहा, राइट। और आगे देखें, कहीं पॉजिटिविटी ऑफ रिलेशनशिप नजर आ रही है? आई थिंक बिटवीन 13 and 14 नजर आ रही है। सरप्लस 77,350 से 128,965 पे गया, और जीडीपी ग्रोथ रेट भी बढ़ा। सो अब क्या कमेंट करें? यस, कम नहीं हो रहा, स्लो स्पीड पे बढ़ रहा है, या स्लो स्पीड पे बढ़ रहा है, तो ट्रेंड फॉलो नहीं हो रहा। सो द पॉजिटिव रिलेशनशिप इज नॉट बीइंग प्रूवन। When deficit was highest in 2009, GDP growth rate was not the lowest. Same way, when surplus was highest in 17, उस वक्त GDP growth rate fastest था. तो there is no clear cut relationship. Maybe there is a time lag कि भाई थोड़ा सा वो जे कर्व इफेक्ट वगैरह, लेकिन हमारा क्लियर कट रिलेशनशिप साबित नहीं हो रहा। कॉल इट आउट। अगर डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है इकोनॉमिक थ्योरी को, यू कैन रिजेक्ट इट। मुझे बताएं बेटे, कोई कंफ्यूजन यहां पे? मेक सम कमेंट्स, प्ले विद द डेटा। कि जी जब डेफिसिट है, ठीक है, सबसे ज्यादा, उस वक्त जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे कम नहीं है जो कि होना चाहिए था। जब हमारा सरप्लस सबसे ज्यादा है, उस वक्त जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है, तो यहां प्रूव हो रहा है रिलेशनशिप। अलबत्ता ओवरऑल देर इज नो क्लियर लिंक। शायद टाइम लैग्स है, कोई इस तरह का मसला है। सो देर इज नो सर्टन लिंक बिटवीन द टू, नॉट प्रूवन। बच्चों समझ आ गया? ऑल राइट जी, लेट्स गो नाउ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस वन, जिसको नहीं आता शुड वरी। Using the information provided, explain one supply side reason why Vietnam has experienced spectacular economic growth. Please डेटा पे जाएं। सेकंड पैराग्राफ में कुछ ऐसा नहीं, सेकंड पैराग्राफ में नहीं, थर्ड पैराग्राफ में कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मुझे बताइएगा। Shabash. Vietnam has heavily invested in human capital and physical capital in form of infrastructure, including cheap access to internet. इससे सप्लाई साइड कैसे इंप्रूव होगी? शाबाश बोलते जाएं। यस, शाबाश बोलते जाएं। इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा होगी, पोटेंशियल ग्रोथ होगी, बीपीसी बाहर शिफ्ट होगा। मैं तो ज्यादा लंबी बात कर रहा हूँ, मार्क्स तो दो ही हैं, तो लिटिल बिट ऑफ एक्सप्लेनेशन। बच्चों सबको क्लियर है? सप्लाई साइड पॉलिसीज आर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, क्या उसका नाम है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइवेटाइजेशन, फ्री ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सब कुछ। शाबाश, गुड। तो क्लियर रखिएगा। अब मेरे ख्याल में अच्छे बच्चे 8 में से कम 5 मार्क्स ले लेंगे। हो सकता है बी का पार्ट 2 वो गलत कर दें, और पहले पार्ट में 1 मार्क मिस कर दें, लेकिन आई डोंट थिंक यू ड्रॉप बिलो 5। कुछ के 3 मार्क्स मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। Knowing my students, let's move on. Assess. Assess is like discuss. 6 is half of 12, तो वही मार्क स्कीम, up to 3 one side, up to 3 other side, and then देंगे मैक्सिमम 4 ही, 2 मार्क्स इवेल्युएटेड कंक्लूजन के। Assess the likely macroeconomic effects
of pressure on the exchange rate of Vietnamese dong arising from Vietnam's increased exports. डेटा में कुछ नहीं है, तसल्ली से पहले सोचें। वियतनाम की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, उनकी करेंसी डोंग पे क्या असर आएगा? एप्रिशिएट करेगी, शाबाश। उसकी डिमांड ज्यादा होगी, एप्रिशिएट करेगी, 1 मार्क। अब एप्रिसिएशन के रिजल्ट में नॉर्मल जाएं, एक्सपोर्ट प्राइसेस पे जाएं, इंपोर्ट प्राइसेस पे जाएं, नेट एक्सपोर्ट्स पे असर बताएं। शाबाश। हाँ, वेरी नाइस, इन्होंने बहुत अच्छा बोला। क्या बात है, मैं यही बोलने वाला था, मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट्स पे जाओ, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन्फ्लेशन वगैरह। शाबाश, बहुत अच्छा जा रहे हो आप। ये कौन बच्चा है? ईमान है ना, इसलिए ओके। Assess the likely macroeconomic effects of pressure on exchange rate of Vietnamese dong arising from Vietnam's increased exports. इन हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, डिमांड फॉर करेंसी विल राइज, इट विल अप्रिशिएट। अब सोचो, हमारी करेंसी महंगी हुई तो हमारी गुड्स भी बाहर वालों के लिए महंगी हो गई, उनकी डिमांड गिरेगी। इंपोर्ट सस्ती हुई, उनकी डिमांड बढ़ेगी। अगर दोनों की डिमांड इलास्टिक थी, हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में जाएगा, एक्स माइनस एम गिरेगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, जीडीपी गिरेगा, डाउनवर्ड्स मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। कुछ अच्छे इफेक्ट्स बताएं आप मुझे करेंसी अप्रिसिएशन से। शॉर्ट रन में क्या होगा? अगर डिमांड इज इनइलास्टिक बिकॉज ऑफ साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स, हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में जाएगा। यही मैं सुनना चाह रहा हूं, बोले बोले। हम्म। यस, महंगे होने के बावजूद एक्सपोर्ट्स की डिमांड उतनी नहीं गिरेगी, कॉन्ट्रैक्ट साइंड है। सस्ते होने के बावजूद इंपोर्ट्स की डिमांड इतनी हम नहीं बढ़ाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइंड है। बैलेंस ऑफ पेमेंट विल गो फर्दर हाई, एग्रीगेट डिमांड विल राइज, जीडीपी विल राइज, इकोनॉमिक ग्रोथ विल अकर इन शॉर्ट रन। कौन सी इन्फ्लेशन कम होगी? दोनों, डिमांड पुल भी, कॉस्ट पुश भी। शाबाश। रॉ मटेरियल सस्ते हो गए, एग्रीगेट डिमांड गिर गई, तो सिंपली ये हो गया जी। बताएं बताएं। हाँ, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा है। Importing firms which were dependent on raw materials, they will have cheaper raw materials, they'll become more competitive in international markets। शाबाश। अब मेरे बच्चों, इवैल्यूएट करो शॉर्ट रन लॉन्ग रन के हिसाब से वियतनाम की इकोनॉमी पे कब अच्छे इफेक्ट आएंगे अप्रिसिएशन के, और कब बुरे आएंगे। अभी आप लोगों ने बता दिया, बस उसकी समरी देनी है। शॉर्ट रन में पॉजिटिव इफेक्ट्स आएंगे बिकॉज डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स विल बी इन इलास्टिक, साइन कॉन्ट्रैक्ट्स। लॉन्ग रन में जब इलास्टिक हो जाएगी, तब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में जा सकता है और अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह बढ़ सकती है। कंक्लूजन, इट विल डिपेंड ऑन टाइम पीरियड, इलास्टिसिटी एंड द क्वालिटी ऑफ वियतनामीज एक्सपोर्ट्स कंपेयर टू अदर्स। समझ आ गया मेरे बच्चों? उस पर डिपेंड करे, वो तो इनका साइज बताया उन्होंने, 90% एक्सपोर्ट्स है, तो इन पे काफी फर्क पड़ेगा। जी, लेट्स मूव ऑन। असेस वेदर, ये अच्छा क्वेश्चन होता है, मुश्किल भी होता है। असेस किसको? ओके, मोहम्मद बिलाल शाह। ऑल राइट जी, लेट्स मूव ऑन नाउ। मेरे बिलाल का ही मैसेज था, चलें लेट्स मूव ऑन। Assess whether Vietnam's economic miracle is likely to persist over the next few years। अब जरा जाके डेटा में देखें, वियतनाम ने ऐसा क्या किया है कि 3 मार्क के लिए इंफॉर्मेशन निकालें और एक्सप्लेन करें कि भाई इनका मिरेकल चलता रहेगा। इसी हिस्से में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी में उसके हक में भी आर्ग्यूमेंट है और उसके खिलाफ भी आर्ग्यूमेंट है। सो टेक योर टाइम, टेक आउट योर पॉइंट्स। ब्रिलियंट, शाबाश,
Vietnam has already started investing in supply side policies. जबरदस्त मजा आ रहा है ना, बच्चों को अच्छा आ रहा है इन्होंने. हेलो. ओके, लेट्स सी. वियतनाम का पहला क्या कमाल किया उन्होंने. उन्होंने अपने ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, चीप इंटरनेट दिया, जिससे फ्यूचर में भी उनकी कॉस्ट कम होएगी और वो इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपेटिटिव रह सकते हैं. प्लस वो चाइना प्लस वन का कंपैरेटिव एडवांटेज बना चुके हैं. अगर यूएस और चाइना की वॉर चलती रही, ट्रेड वॉर जो कि देखो अभी भी चल रही है, ट्रंप ने लगा दिए टैरिफ्स, तो वियतनाम विल बी बेनिफिटिंग राइट नाउ. ठीक है. उसके अलावा उन्होंने ऐसा क्या किया कि अपने आप को सेफ किए. पैराग्राफ नंबर 4. और वियतनाम ने क्या किया जिससे उनकी सेफ्टी आ गई है. जो उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए आसियान के साथ, टीपीपी के साथ, और कंट्रीज के साथ भी रिलेशनशिप बना दिए. वेरी गुड. लेकिन नीचे देखो क्या मसले हैं. इसको बोलते हैं ओवर रिलायंस ऑन ट्रेड. अब इनका कल को रिस्क होएगा अगर दुनिया में रिसेशन आ गया, स्पेशली इनके मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स में, या जैसे यूएस ने कहा है हम आप पे टैरिफ लगाएंगे, तो फिर इनका मेरिकल शायद कंटिन्यू ना हो सके. 4 मार्क्स जी. इवेल्युएटेड कंक्लूजन दें, आपको क्या लग रहा है वियतनाम का मेरिकल कंटिन्यू करेगा या नहीं. एनीवन. किस पे डिपेंड करेगा अमीन. दिस इज अ गुड वे एज वेल. आपने एक अनश्योर कमेंट दिया कि मुझे नहीं पता भाई, व्हाट विल हैपन इन द ग्लोबल इकोनॉमी, वेदर द मिरेकल विल कंटिन्यू और नॉट. ईमान आप कह रही थी कि कंटिन्यू करेगा, आप क्या कह रही थी. अच्छा, कोई बच्चा कह रहा था कि कंटिन्यू करेगा. ट्रू दैट, ट्रू दैट. अब इसमें आई टेक काइंड ऑफ डिफरेंट राउट. अमीन का भी ठीक था, अरूबा आपका भी ठीक था. मुझे लगता है और हुआ भी ऐसे है, वियतनाम का मिरेकल कंटिन्यू करेगा, क्योंकि चाइना और अमेरिका की वॉर्स लेंथन हो ही जा रही हैं. वर्ल्ड में ये चांस लग रहा है. सेकेंडली, उन्होंने नए ट्रेड लिंक्स बना दिए हैं और ह्यूमन फिजिकल कैपिटल में इन्वेस्ट कर दिया, तो उनकी सप्लाई साइड बहुत अच्छी है. सो देयर मिरेकल इज लाइकली टू कंटिन्यू इन माय ओपिनियन. आप ऑपोजिट भी जा सकते हैं, यू विल स्टिल गेट मार्क्स. हाँ, एग्जैक्टली. ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही है. यू राइट, देयर इज नो गारंटी. आप किसी साइड पे भी जा सकते हैं. ठीक है. आप कहें कि मुझे और डेटा चाहिए, मुझे ये चाहिए, राइट. सो अच्छे बच्चे मेरे ख्याल में इस क्वेश्चन में अच्छा स्कोर करेंगे, बाकी बहुत बुरा स्कोर करेंगे, डेटा सही यूज़ नहीं करेंगे. होपफुली यू गाइस गेट 10 प्लस. जो 6 एंड बिलो हैं उनका रिस्क है. लेट्स गो टू सेक्शन बी नाउ. ये क्वेश्चन आप लोगों को मैंने टेस्ट में दिया था, सितंबर टेस्ट में. An economy contains just two sectors, an agricultural sector and an industrial sector. With the help of a diagram, explain how a production possibility curve (PPC) can be used to show the concept of opportunity cost, and consider whether opportunity cost is likely to remain constant if resources are reallocated from agricultural sector to industrial sector. Why don't we just go through it once, एक बार, क्योंकि डायग्राम है तो एक बार कर लेते हैं. जब उसने डायग्राम मांगा है, रिमेंबर देयर विल बी 2 to 3 मार्क्स ऑफ नॉलेज फ्रॉम द डायग्राम, और उसी को एक्सप्लेन करने में एनालिसिस बन जाएगा. तो हियर इज योर क्वेश्चन. उप्स, बड़ा अजीब सा. लेट्स मेक इट अ लिटिल बिट लेजिबल. या लंबा क्वेश्चन है काफी जी. चलें, अब सबसे पहले उसने पीपीसी बोला है, तो व्हाई नॉट डिफाइन पीपीसी. अ कर्व दैट शोज all possible combinations of two goods an economy can produce using all its resources fully, efficiently, with a given state of technology. अब मेरे बच्चों यहाँ पे हो सकता है आप लोग 6 मार्क्स लूज कर जाएं,
Just here, just be very careful about labeling. इस पीपीसी पे मैं क्या लेबल करूं? शाबाश, इधर मैंने कर दी एग्रीकल्चरल। अगर आपने यहाँ पे गुड ए गुड बी लिखा था तो नीचे बताएं गुड ए इज एग्रीकल्चरल, वरना कोई मार्क नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रियल गुड्स। अब जी, दो पॉइंट लगाएं। पॉइंट ए लेट से 10 ये बन रही थी एग्रीकल्चरल, और 20 ये बन रही थी। हम पॉइंट बी पे आए टू मेक like what the number draw किए, 5 more of these, we gave up 7 of these, which is the opportunity cost. अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। कोई अच्छा सा बच्चा एक्सप्लेन कर दो, ईमान अमीन के अलावा, अरूबा के अलावा, somebody please explain क्या किया मैंने डायग्राम पे। शाबाश। Initially economy was at point A making 10 agricultural goods and 20 industrial goods. Then they reallocated resources, इसका मार्क है पूरा, reallocate किया resources को towards industrial goods। उसके रिजल्ट में कितनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आई? 5 इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए हमें 7 एग्रीकल्चरल गुड्स छोड़नी पड़ी। समझ आ गया मेरे बच्चों? डिफाइन भी कर देना, दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गॉन। सिर्फ मार्क्स अब देखो। फर्स्ट मार्क, करेक्ट लेबल्स। Second mark, PPC correctly drawn, joining the axis. Third mark, showing of movement. तीन नॉलेज के इस डायग्राम में आ गए विद इन 15 सेकेंड्स। फिर इसको एक्सप्लेन किया 2-3 मिनट में, आपके 3 मार्क्स एनालिसिस के आ गए। अब मुझे इवैल्यूएट करवाएं, ये रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल था एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल गुड्स का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या करती है जब हम ज्यादा एक चीज बनाते हैं? व्हाई इज दैट? No, 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 no. There's something else. Because of non-homogeneous resources. Initially, lands more suitable for agriculture were not given to make factories. But later on, even fertile lands, good labor started going towards making factories and industrial goods. तो एग्रीकल्चर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, रिसोर्सेज नॉन होमोजीनियस है। ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जमीन को अडेप्ट करना पड़ेगा, फैक्ट्रियां बनानी पड़ेंगी। इस सब में एग्रीकल्चरल गुड्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई क्वेश्चन? अब लेट मी शो यू द मार्क स्कीम। सेक्शन ए की भी दिखाई थी, चले वो बाद में, मुझे पता है वो सही होगी, मैंने करवाए हुए पेपर ये पहले। तो लेट्स गो टू सेक्शन बी का पहला पार्ट। आई नो। तो लेट्स सी, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम हमने जी 3 मार्क्स नॉलेज के कैसे लेने हैं। यार मैसेज पे मैसेज जी। सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है जी। सबसे पहले, अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ पीपीसी शोन थ्रू एन एक्यूरेट डायग्राम, 1 मार्क। Correctly labeled axis with agriculture on one, industrial products on the other axis, 1 mark. Defines or demonstrate clear understanding of the concept of opportunity cost। या define भी हमने किया था, demonstrate भी किया, 3 marks। Uses the PPC to explain that a movement along the curve involves the reallocation of resources. As resources are shifted between two types of goods, there is an opportunity cost involved, measured by a sacrifice of agricultural products as more industrial goods are made. Those resources least suited to agriculture will be redeployed first, so there will be low opportunity cost. So opportunity cost will always rise as resources are increasingly reallocated from agriculture to industrial due to non-homogeneous resources, need for training of labor, adaptation of land, etc. बेटे सब बच्चों को समझ आ गए? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या चीज बताएं मुझे कहां पे? अच्छा, जरा तसल्ली से सुन लो, उन्होंने क्या कहा
शुरू में नॉन फर्टाइल लैंड्स पे फैक्ट्रीज लगेंगी, सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इतनी नहीं होगी एग्रीकल्चरल गुड्स की। बाद में सूटेबल रिसोर्सेज फर्टाइल लैंड वगैरह भी फैक्ट्रीज में आएंगे, तो हमारी एग्रीकल्चर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाएगी, क्योंकि रिसोर्सेज दोनों चीज़ों को बनाने में इक्वली एफिशिएंट नहीं होते, नॉन होमोजेनस होते हैं। तो व्हेन वी मेक मोर ऑफ वन गुड वी ऑलवेज हैव टू गिव अप मोर एंड मोर ऑफ समथिंग एल्स, अनलेस स्ट्रेट लाइन पीपीसी हो, जो कि एक इमेजिनरी चीज है। अब समझ आ गई मेरी बात बेटे? ओके, लेट्स गो। ये क्वेश्चन मेरे बच्चों बहुत अच्छा होना चाहिए आप लोगों का। इट काइंड ऑफ रिवाइजेस ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। सो लेट्स नाउ गो एंड डू इट अगेन। शाबाश, वेरी गुड, यही चीज है। सबसे पहले की टर्म, नॉलेज एंड एनालिसिस के हमारे पास 8 मार्क्स हैं। खुल के इसमें बात करें। 3 क्वेश्चंस के आंसर्स दें। फ्री मार्केट, हु ओन्स, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड देम, एंड व्हाट इज द मैकेनिज्म। अच्छी सी डेफिनेशन। हम्म, perfect. A free market is where all non-human resources are owned, controlled, and operated by private sector. Its motive is profit maximization, and it uses price mechanism to allocate resources through demand and supply, signal allocation, etc. अब मेरे बच्चों, कौन सी गुड्स up to 4, what kind of goods free market should produce? यस, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, अब तसल्ली से रुक जाए। प्राइवेट गुड्स बनाएंगे। अब प्राइवेट गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं जी? एक्सक्लूडेबल मींस consumption, sorry, people can be stopped from consuming them by charging a price. They are rival, consumption by one reduces availability for others. There is no free rider प्रॉब्लम। अब यहां पे आप कह सकते थे देर ऑल्सो रिजेक्टेबल एंड मार्केटेबल। अब क्यों इनको बनाना चाहिए? एफिशिएंट है, पूरा आपने ऐसे फॉर्म में, क्वालिटी है, चॉइस बढ़ेगी कंज्यूमर की सॉवरेंटी बढ़ेगी, और क्या होगा जी? इनोवेशन आएगी, प्रॉफिट की वजह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आएगी। तो सारे फायदे फ्री मार्केट के आपने यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए कर। हम्म, हाँ, हाई लिविंग स्टैंडर्ड फॉर द कंज्यूमर्स मान लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। अब हम चलते हैं जी, वाई एंड विच गुड्स नॉट टू प्रोड्यूस। अब इसको हम यहाँ कॉपी करके कंट्रोल वी, व्हाट काइंड ऑफ गुड्स शुड दे नॉट प्रोड्यूस। सबसे पहले पब्लिक गुड्स पे आते हैं, फिर बताइएगा पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल, सॉरी, नॉन राइवल, शाबाश, एटसेट्रा, फ्री राइडर प्रॉब्लम। तो ये मिसिंग मार्केट बन जाएगी, ये प्रोवाइड ही नहीं कर सकेंगे बिकॉज ऑफ नो प्रॉफिट मोटिव। फिर उसके बाद डीमेरिट गुड्स को ये क्या कर बैठेंगे? ओवर प्रोड्यूस्ड एंड कंज्यूम ड्यू टू इंफॉर्मेशन फेलियर। एग्जाम्पल दीजिएगा, आप तो A2 के बच्चे, इस पे इतना कुछ पढ़ चुके हो। फिर मेरिट गुड्स अंडर प्रोड्यूस्ड। फिर उसके बाद आप कर सकते हैं जी पोल्यूशन वगैरह, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज कर देते हैं, पोल्यूशन एटसेट्रा। समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई सवाल? अब देखो, असूलन तो 2 से काम चल जाना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, सीआई एग्जामिनर्स आर वेरी बायस्ड टुवर्ड्स लॉन्गर आंसर्स। तो जितना ज्यादा लिखोगे, द मोर यू राइट द मोर यू स्कोर। आई एम सॉरी बट दैट्स हाउ इट इज। थोड़ा सा है, मैं गलत बात नहीं करूंगा। जिस बच्चे को इन्होंने एफिशिएंसी में 25 में से 25 दिए थे, उसके 3 डायग्राम्स गलत थे, 4 कॉन्सेप्ट गलत थे। इट वॉज जस्ट सो मच वॉज रिटन, दे गेव हर ऑल 25। इसी तरह मैं इसके पेपर देखता हूँ ना, एग्जामिनर मार्क स्क्रिप्ट,
खैर बेहुदा लिखा हो तो नहीं मार्क देगा, नो मैटर हाउ मच यू राइट, लेकिन अच्छा लिखा हुआ स्कोर देगा। इवैल्यूएशन जी, अब वही इसकी बेस पे, एनालिसिस की बेस पे इवैल्यूएशन है। दे शुड बी यूज्ड टू प्रोवाइड private goods because of efficiency, quality, choice, etc. However, when market fails, in case of public goods, merit and demerit goods, pollution, externalities, in that case, government intervention becomes necessary. To conclude, free market should not be used to provide all type of goods in an economy. समझ आ गया मेरा बेटा? एक्सीलेंट, इजी क्वेश्चन, हमने पेपर भी पहले किया हुआ था। उसका ऑपोजिट हो जाता है, बिल्कुल, ये बहुत आसान है, मिरर इमेज है। फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिज्म जैसे है मिरर इमेज, फ्री फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जैसे है A2 का मिरर इमेज। तो ये बड़े आसान हो जाते हैं अगर बच्चे को कॉन्सेप्ट सही हो जाए। श्योर, बिकॉज हम एएस में बहुत अच्छे जा रहे हैं, हमारे पास बथेरा टाइम है, तो वी कैन डू इट टुमारो। हाँ, उसके लिए तो प्रॉपर मैंने क्लास करनी थी। सो लेट्स डू दिस। इस पेपर के बाद मेरे बेटे हम यही काम करते हैं, ठीक है? इस पेपर के बाद हम यही काम करते हैं। With the help of a formula, explain the meaning of price elasticity of supply and consider which factors are most important in determining whether price elasticity of supply for a product good is likely to be relatively elastic or relatively inelastic. बहुत आसान क्वेश्चन है, सुबह एक स्कूल में करवाया था बच्चों को, भूला हुआ था, तो आई वुड होप आप लोग एग्जाम दे रहे हो तो आप लोगों को याद होगा। सबसे पहले नॉलेज के लिए 3 मार्क्स कैसे लेंगे आप लोग? डिफाइन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, फॉर्मूला लाजमी दें, और फिर मीनिंग ऑफ रिलेटिवली इलास्टिक एंड इन इलास्टिक। अब जी, अमीन, अरूबा, ईमान, खामोश जी, कोई और बच्चा पीईएस को डिफाइन करें। खामोशियां, एनीवन? Perfect. Measure of responsiveness of quantity supply to a change in price. बच्चे पहले प्राइस लिख देते हैं, सब गलत हो जाता है। फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन, ऊपर क्या आएगा? क्वांटिटी सप्लाइड, और नीचे आएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इलास्टिक सप्लाई, अब गलत आंसर आएंगे। मुझे बताएं, व्हाट डज रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई मींस? ऑलरेडी बोल रहा हूं गलत आंसर आएंगे। गलत हो गया ना? when a, when a smaller percentage change in price causes a greater percentage change in quantity demanded. Inelastic को अब सही तरह बोलें, when a, yes, एग्जैक्टली, शाबाश, इस तरह करके परसेंटेज को प्लीज डू नॉट फॉरगेट, अदरवाइज यू गाइज विल स्ट्रगल, ओके, टू गेट द 3 मार्क्स ऑफ नॉलेज। लेट्स मूव ऑन टू एनालिसिस। यस मेरा बेटा? यस यस, दैट्स व्हाट इट इज, लेकिन वो कहता है परसेंटेज की बात करो वरना मार्क ना दो इसको, ठीक है ना? देखो बेटे, राइट है वो बात सारी, कॉन्सेप्ट वाइज ठीक है, लेकिन वो उसमें बहुत सख्त है, मैं क्या करूं, दे डू नॉट गिव मार्क्स, राइट? तो परसेंटेज यूज कर दो, व्हाट्स अ बिग डील। जी, 3 फैक्टर्स रिक्वायर्ड, 2 है, लेकिन आपने अगर एक इलास्टिकली यूज किया, उसको इन इलास्टिकली ऑपोजिट यूज नहीं करेंगे, फिर एक और फैक्टर ले आएंगे। तो पहला मुझे बताओ, क्यों कुछ गुड्स की सप्लाई इलास्टिक होती है? नहीं नहीं, किसकी इलास्टिक होती है, मुझे इस तरह बताओ। ड्यूरेबल गुड्स, durable goods have elastic supply. Why? Because they can be stored. Shelf life, whenever price falls, we'll store them and respond. When price rises, we'll release them from stock and respond. Durable goods. उसके बाद जी, अब पेरिशेबल ना लीजिएगा, कोई और फैक्टर लें इन इलास्टिक के लिए। सॉरी, स्पेयर टेक्नोलॉजी की अलग चीज है, स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी।
अगर एक कंपनी के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, फालतू मशीनें वगैरह नहीं है, वो आसानी से रिस्पॉन्ड नहीं कर सकेगी टू राइज इन प्राइसेस, सप्लाई विल बी हाईली इनइलास्टिक। फिर इसी तरह जी, नंबर ऑफ फर्म्स जितनी ज़्यादा है उतनी सप्लाई इलास्टिक, बिकॉज जब भी प्राइस राइज करेगी वो बड़ा जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे। उसके बाद करते हैं जी कि शॉर्ट रन में सप्लाई रिमेन्स इनइलास्टिक बिकॉज वी कैन नॉट ऐड मोर मशीनरी, मोर कैपिटल। समझ आ गया मेरे बच्चों? अब इवैल्यूएट करवाएं मुझे। जी, हाँ हाँ हाँ, ये भी कह सकते हो, ठीक है। आप पी डी, नहीं नहीं, पी एस में भी बेटे ऐसे ही है। शॉर्ट रन में सप्लाई इनइलास्टिक होती है, लॉन्ग रन में इलास्टिक हो जाती है। हम कैपिटल ऐड कर सकते हैं ना लॉन्ग रन में, नई नई मशीनें लगा सकते हैं। अब इवैल्यूएट करवाएं। एटलीस्ट वन फैक्टर प्रोडक्शन रिमेन्स फिक्स्ड इन शॉर्ट रन, यस बिलाल। अब इवैल्यूएट करवाएं बिलाल मुझे, आपके ख्याल में मोस्ट इंपॉर्टेंट दो फैक्टर्स कौन से हैं? नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, ब्रिलियंट। अगर गुड बहुत ही पेरिशेबल है, नो वे यू कैन इंक्रीज सप्लाई इलास्टिसिटी, वेरी गुड। It will also depend on the production process, कितना लंबा है। So in my opinion, time period at hand, nature of the good and production process itself are the most important। बस justify कर दो, ठीक है? Any questions मेरे बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इजी, बट बच्चे भूल जाते हैं, पीडी के फैक्टर्स बीच में डाल देते हैं, कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, प्लीज 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 इलास्टिसिटीज को आजकल में ही फिट कर लें। देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट। assess the likely success of any two government policies to make the PES of all agricultural products। अब ये जो all है ना, यहाँ पे हमें evaluative point मिलेंगे। more elastic, सबसे पहले तो मुझे मेथड बता दें। अप टू 4 बफर स्टॉक, परफेक्ट। हाँ हाँ, अप टू 4 सब्सिडीज कर लेते हैं, या ट्रेनिंग एजुकेशन कुछ भी। तो अब तसल्ली से, जरा टाइम कम है, मैं बोल देता हूँ। बफर स्टॉक्स आर इमरजेंसी स्टोरेज सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। whenever there is excess crop, government buys it from the farmers and stores it, and whenever there is shortage, they release it and sell it in the market. So buffer stock will help supply becoming elastic, because whenever prices rise, government can release it from the stock. And when prices fall, they can store it. So farmers' supply will become elastic. अब यहीं पे बात करते हैं. However, all agricultural products are not durable. Majority of them are perishable. So buffer stock scheme may not work. There'll be lot of cost of refrigeration, management, obsolescence, चीज खराब हो जाएगी। गवर्नमेंट के पास सही शेड्स भी हैं कि नहीं। सिर्फ शॉर्ट रन में सप्लाई इलास्टिक होगी, लॉन्ग रन में नहीं। हम्म, अदरवाइज ये इफेक्टिव नहीं होती। बिल्कुल सही है, शाबाश। अब सब्सिडीज नेक्स्ट, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सब्सिडीज, कॉस्ट ऑफ बफर स्टॉक भी बोले, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोले। सब्सिडीज, फाइनेंशियल ग्रांट्स बाय गवर्नमेंट टू फार्मर्स। अब सब्सिडी से सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है, तो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह कम नहीं करनी। दिस विल अलाउ फार्मर्स टू इन्वेस्ट इन मेकिंग स्टोरेज कैपेसिटी, buying latest equipment and technology like solar panels, etc., training their workers. All of this will make their supply relatively elastic. They'll be able to reap and sow crops quicker. But again, agricultural products have a long duration of production. Process is very long. Even with subsidies, the supply may not become elastic. Farmers may misuse subsidies and not spend it on increasing PES. They might also become inefficient. There'll be cost and opportunity cost of subsidies. दोनों में से बेहतर कौन सी है जी? दोनों में से कौन सी? यस, सब्सिडीज आर बेटर बिकॉज वो सप्लाई साइड पॉलिसी है। लॉन्ग रन में फार्मर्स एफिशिएंट हो जाएंगे विद बेटर स्टोरेज सिस्टम एंड एवरीथिंग। लॉन्ग रन में भी सप्लाई इलास्टिक रहेगी। बफर स्टॉक आर ओनली अ टेम्परेरी रिलीफ। इस तरह करके आप बात खत्म कर सकते हो। बच्चों सबको समझ आ गया? कोई क्वेश्चन?
ऑलराइट, कल हम ये पेपर ख़त्म करेंगे और कल ही हम कंपैरेटिव एब्सोल्यूट एडवांटेज कर देंगे। मैं ग्रुप्स में भी लिख देता हूँ और परसों हम लोग बफर स्टॉक अच्छी तरह करके फिर पेपर्स पे आ जाएंगे। एनी क्वेश्चन जी?